जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनवायरनमेंट के 8वें प्रैक्टिस सेट को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 12 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो आप उन्हें देखना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए, कोई बातचीत ना करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, आलस्य का अभाव, या फिर श्रम विभाजन की सुविधा। तो निम्नलिखित में से परिवार जो है संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है, वो क्या है? आलस्य का अभाव। संयुक्त परिवार में आलस्य का अभाव बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, भरपूर आलस्य पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्न में से परिवार किसका एक संघ है? निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? उपभोग का, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, वैवाहिक व्यवस्था का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से परिवार किसका एक संघ है? तो परिवार जो संघ हो जाता है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक जीवन का आधार क्या है? अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक जीवन का जो आधार है यहाँ पर हो जाता है हमारा आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अनुशासन, सहयोग एवं सहिष्णुता ये सभी सामाजिक जीवन के आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? निम्न में से किस रूप में किसी व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के जो विकास होते हैं इन पर व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का, इन सभी मनोदशाओं पर व्यक्ति के पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, किसी भी बालक का मानसिक विकास हो, या फिर उसका चारित्रिक विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, निम्न में से परिवार का प्रकार है। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार है, पितृवंशीय परिवार होता है, विवाह पद्धति परिवार में पाई जाती है, और किसी भी परिवार का एक निश्चित निवास स्थल भी होता है। तो ये सभी प्रकार परिवार के हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, या फिर अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट जो है यह एक एक्ट था, बाल विवाह से संबंधित था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों के विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्तमान में फिर इसमें संशोधन किए गए और वर्तमान में आज़ादी के बाद दूसरा कानून लाया गया जिसमें लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष की गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, कर्म व धर्म का मूल आधार है। कर्म व धर्म का मूल आधार है। तो संसार, शरीर, शक्ति, या फिर उपर्युक्त सभी। तो कर्म व धर्म का मूल आधार कौन सा है? शरीर। ठीक है, शरीर से ही कर्म करते हैं और शरीर से ही धर्म करते हैं। तो बिना शरीर के ये सभी नश्वर हैं, बिना शरीर के कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? तो मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से? चाय नहीं मिलती है, शहद मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, प्रोटीन की भरपूर मात्रा
पाई जाती है? प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। तेल में, मांस में, जल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है मांस में। दिए गए विकल्पों में से मांस सही होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर सोयाबीन दिया होता तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि किसी ऑप्शन में सोयाबीन रहेगा, प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको सोयाबीन को मार्क्स करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, वसायुक्त पदार्थों को कहते हैं, वसायुक्त पदार्थों को कहते हैं ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो वसायुक्त पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संबंधित है लेड से। तो लेड या फिर सीसा से होता है, ठीक है, लेड से होने वाला जो है क्या होता है ये आपको बताना है। तो मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है या उपर्युक्त सभी प्रदूषण होते हैं। तो मृदा से क्या होता है यहाँ पर? वायु प्रदूषण होता है। ऑप्शन बी इसका, सॉरी, लेड से क्या होता है यहाँ पर जो है वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और इससे सांस संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी को पता है बड़े शहरों में जो मुख्य कारण है वायुमंडलीय प्रदूषण का वो है स्वचालित वाहन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाले धुएं से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है बड़े शहर हो या फिर चाहे छोटे शहर हो, वाहनों से चलने से प्रदूषण होता ही है और हर जगह पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा? तो जब किसी नदी में मलयुक्त जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वह है बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जल में ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा पाई जाती है और जब किसी उस जल प्रदूषित हो जाता है तो उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। तो कोसा या फिर कोशिका में जो होता है क्या प्रभावित होता है? कोसा का झिल्ली तंत्र। ठीक है, कोशिका का झिल्ली तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16, एक जलधारा में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान निम्न में किसका संकेत करता है? उच्च मान निम्न में किसका संकेत करता है? तो ये किसका संकेत करेगा? अत्यधिक प्रदूषण का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDT की सांद्रता का उच्च पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। DDT की सांद्रता का उच्च पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह क्या कहलाता है? DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डिफनियल ट्रिक्लोरोथेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोलता हूँ, डाइक्लोरो डिफनियल ट्रिक्लोरोथेन। ठीक है, नहीं तो इसका जो होता है हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैविक सांद्रता। DDT की सांद्रता का उच्च पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है जैविक सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 18, निम्न में से किन्हें वहित मल उपचार के काम में लाया जाता है? निम्न में से किन्हें वहितमल उपचार के काम में लाया जाता है? नील रहित शैवाल को, कवक को, समस्त पौधे या फिर एक कोशिकीय रहित शैवाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक कोशिका वाले जो शैवाल होते हैं उन्हें काम में लाया जाता है वहितमल उपचार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर CO, वहितमल, धुंध या फिर ध्वनि एवं रेडियोधर्मी अवशिष्ट? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो है और ध्वनि जो है ये प्रदूषण के प्रकार हैं और ये भारहीन है। ठीक है, इनका कोई भार नहीं होता है और इन्हें ना ही संग्रहित किया जा सकता है, किसी भी बॉक्स में या फिर कहीं पर इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 20, प्रादेशिक राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? प्रादेशिक राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 99,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रादेशिक राजमार्ग की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं है, प्रादेशिक राजमार्ग की किस प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की या फिर यहाँ पर लिखा होता मध्य प्रदेश के राजमार्गों की कितनी लंबाई है, तो हम इसे याद रखते, लेकिन हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 21 लिखा हुआ है, महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में भारत में कौन से स्थान पर है? महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में भारत में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की बात हो रही है, ऑप्शन बी प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की कुल कितनी मिलें हैं? महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की कुल कितनी मिलें हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की 119 मिलें हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है एमपीटीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप महाराष्ट्र के संबंध में ये याद रखें कि महाराष्ट्र जो है वस्त्र उत्पादन का भारत में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 143 प्रैक्टिस सेट का और इस वीडियो का 23 भाग। वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 250 से 350 ppm, 250 से 350 ppm की वृद्धि हुई है। ppm का फुल फॉर्म क्या है ये हमें बताना है, तो ppm का फुल फॉर्म हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ppm का फुल फॉर्म होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये ppm का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 24 लिखा हुआ है, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका है? ठीक है, तो कार्बन चक्र में जीवाणु की जो भूमिका है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन एवं ह्रास। ठीक है, तो कार्बनिक चक्र में ये सभी भूमिकाएं, ये सभी जीवाणु की भूमिकाएं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, मध्य हिमालय में पाई जाने वाली मुख्य शैलें हैं। तो मध्य हिमालय में जो मुख्यतः शैलें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं स्टेल क्वार्टजाइट की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेल क्वार्टजाइट। और इसके अलावा जो हिमालय है उसमें अधिकतर जो शैलें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं ग्रेनाइट की। ऑप्शन सी। पिछली वीडियो में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जितने भी यहाँ पर पार्ट आ रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, सभी को आप देखते रहिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में इससे बाहर बहुत ही कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन का आयाम है संरक्षण करना, संचयीकरण, दोनों ही या फिर कोई भी नहीं। तो पर्यावरण प्रबंधन का आयाम कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन हुआ था। तो स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था दोस्तों 1972 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था, वहां पर स्टॉकहोम का नाम नहीं रहता, तो इसका भी आंसर 1972 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित कहाँ है? यह स्थित है आपका अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का एक अध्ययन क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण अनुरक्षण हेतु, पर्यावरण के ज्ञान तथा बोध हेतु, या फिर उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का एक अध्ययन क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है उपर्युक्त सभी के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने की। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने की, तो कब की थी? 1980 में की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो तिवारी समिति का गठन किया गया था पर्यावरण शिक्षा के लिए, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति इस पर प्रदान की थी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आई होगी आपको यह वीडियो पसंद। तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।